Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to revise chapter Electric Current and Circuit. So let's do a quick recap of the last class. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है वो देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हमने देखा था. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इसके बारे में हमने देखा था. डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं करंट की वो हमने देखा था. इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखा था. क्लोज सर्किट और इलेक्ट्रिक क्लोज और ओपन सर्किट क्या होते हैं. जब क्लोज सर्किट होता है तो करंट फ्लो करती है, जब ओपन सर्किट होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगी. हमने ये देखा था कि किसी भी सर्किट को क्लोज सर्किट कैसे बनाएंगे और ओपन सर्किट कैसे बनाएंगे. देन सेल क्या होते हैं और बैटरी. सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है. सेल एक करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स है. अगर किसी भी सर्किट में सेल लगा हुआ है तो वो एक सोर्स का काम करेगा, करंट सोर्स का काम करेगा. और कई सारे अगर सेल्स हम कनेक्ट कर दें, कंबाइन कर दें तो बैटरी बनेगी. और ये हमने देखा था कि हम सेल्स को कैसे कंबाइन करते हैं. दो तरीके देखे थे, पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को. अगर हम सेल के सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दें और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट कर दें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. और अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, इस तरीके से हम अगर कनेक्ट करते जाएं कई सारे सेल्स को तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. फिर हमने कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. लोड, लोड में लोड के अलावा फिर रेजिस्टेंस हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गया, स्विच, ये सारे हमने कंपोनेंट देखे थे. फिर हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है. यहाँ पे अगर किसी भी वायर में करंट हम फ्लो करा रहे हैं किसी टाइम इंटरवल टी के लिए तो वो वायर हीट अप हो जाता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो हमने ये भी देखा था कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट पे डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए हम वायर में या रेजिस्टेंस में हमने करंट को फ्लो करा रखा है, और उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. एंड अगेन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा. आर का हमने फार्मूला भी बताया हुआ था. सो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो घर में लगे होते हैं वो सब करंट पर ही डिपेंड करता है. जब करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करेगा. बट उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी एक लिमिट होती है करंट की, मैक्सिमम करंट इतना होना चाहिए. उस मैक्सिमम वैल्यू से करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो डैमेज हो सकता है, बर्न कर सकता है. बट बाई चांस अगर सर्किट में एक मैक्सिमम वैल्यू से करंट ज़्यादा फ्लो हो गई, सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ये टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे. तो अगर शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो वो डैमेज कर सकता है. तो हम उसके लिए एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज. टू अवॉइड दिस वी यूज ए सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम इस तरीके से मटेरियल चूज करते हैं कि ये जो वायर है, ये यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी, तो एक ये वायर है यहाँ पर, फ्यूज वायर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ये एक कंडक्टिंग क्लैंप है, यहाँ पे क्लैम्प्ड होता है ये वायर, और ये एक प्लास्टिक की या फिर ग्लास का एक कवर होता है, उसके अंदर ये फ्यूज वायर होता है. तो इसका जो वायर है वो इस तरीके से हम चूज़ करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. तो
बाई चांस अगर यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई सर्किट में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेगा। तो इसका मेन पर्पज़ है द इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए मेटल वायर कॉल्ड फ्यूज वायर, यहाँ पे फ्यूज वायर है, फिक्स्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग क्लैम्प्स, तो दो कंडक्टिंग क्लैम्प्स के बीच में ये फिक्स्ड रहता है। फ्यूज वायर मेल्ट्स क्विकली व्हेन ए स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द करंट लार्जर देन द प्रिस्क्राइब्ड करंट लिमिट पासेस थ्रू इट। तो अगर यहाँ पर एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द करंट से ज़्यादा की करंट फ्लो हो गई, तो अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट ये हीट होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। द फ्यूज वायर इज यूजुअली मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन और लेड के एलॉय से जनरली इसको बनाते हैं। फ्यूज वायर आर कॉमनली फाउंड इनसाइड द इलेक्ट्रिक प्लग, तो यहाँ पे बहुत जगह हमने देखा हुआ है यूज, इन्वर्टर में लगे होते हैं फ्यूज वायर, मेन पावर सप्लाई में फ्यूज वायर लगे होते हैं। यहाँ पर इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इस तरीके से ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट अचानक से कैसे इंक्रीज हो जाती है, तो उसके दो रीज़न है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट हैपेंस व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स इन ए सर्किट टच ईच अदर, तो जब दो करंट कैरिंग वायर टच कर जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इस कंडीशन में बहुत लार्ज करंट फ्लो होती है सर्किट में, तो इसके लिए हम फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। दिस में यूजुअली हैपन इफ द इंसुलेशन कवरिंग ओवर द वायर गेट्स डैमेज बाय द हीटिंग इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंसुलेशन यूज होता है वायर में, वो डैमेज होने की वजह से, वो क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो डैमेज हो जाता है, और फिर अगर वो दो वायर टच कर गए आपस में तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है, और फिर बहुत ही लार्ज करंट फ्लो होती है सर्किट में। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। So overloading of a circuit is a condition that happens when a large number of devices are connected to the same power supplying point or socket। तो अगर सेम पावर सप्लाइंग पॉइंट से या सेम सॉकेट से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर भी ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आती है, और इस केस में भी लार्ज करंट सर्किट में फ्लो कर सकता है। सो दीज आर द टू रीजन्स, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट में बहुत हाई करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। तो एक ये भी सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मेन सप्लाई के पास में, तो बाई चांस अगर सर्किट में एक लार्ज करंट फ्लो होने लगी, और ऐसी सर्किट जिसमें एमसीबी लगा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो एमसीबी क्या करेगा, एमसीबी डाउन हो जाएगी, एमसीबी मूव्स डाउन एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। तो एमसीबी जब डाउन हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। एंड एमसीबी कैन बी रीसेट बाई पुशिंग इट स्विच अप। ये स्विच की तरह एक दिखता है यहाँ पे, और ये वर्क करता है एज ए फ्यूज। तो जब बहुत लार्ज करंट फ्लो होने लगी तो ये एमसीबी डाउन हो जाएगी, और फिर बाद में इसको हम इजीली स्विच अप कर लेते हैं, ऊपर उठा देते हैं, तो फिर से ऑपरेशन, फिर से सर्किट क्लोज हो जाता है, और फिर करंट फ्लो होने लगती है। एमसीबीज आर जनरली यूज्ड इन द मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई पर ही ये जनरली यूज होता है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखता है एमसीबी। इट लुक्स लाइक ए स्विच बट वर्क्स लाइक ए फ्यूज। तो फ्यूज की तरह ये काम करता है और दिखता है स्विच की तरह, नॉर्मल स्विच की तरह ये दिखता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि अगर सपोज एक हमने वायर लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ए करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स सराउंडिंग रीजन। कि एक करेंट कैरिंग वायर है, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सपोज एक ये वायर लिया हुआ है, यहाँ पर एक ये वायर है ए बी, सपोज ये वायर है ए बी, और इसको हमने यहाँ पर एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और एक स्विच लगा रखा है। यहाँ पर पास में, इस वायर के पास में एक कंपास लिया हुआ है, मैग्नेटिक कंपास। तो जब ये स्विच ओपन है तो यहाँ पर इस वायर ए बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और जब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इस मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट अब हमने क्या किया, हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये अब इस वायर ए बी में करंट फ्लो होने लगी फ्रॉम बी टू ए। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये सर्किट क्योंकि कंप्लीट है, क्लोज्ड है। तो अब ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा। सपोज इस तरीके से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमने क्या किया कि अगर हमने इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब, ये जो वायर ए बी है, अभी हमने यहाँ पे ए को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया था और बी को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, ए वाले एंड को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और बी वाले एंड को माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वायर ए बी में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम ए टू बी। तो जब ये करंट की डायरेक्शन ए टू बी जाने लगी तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, इसमें डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा, लाइक दिस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं था, यहाँ पे आई जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराना शुरू किया वायर ए बी में, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने लगा। बट यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कि इसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है। अगर हमने डायरेक्शन को वायर ए बी में जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ही शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड दे आर टुगेदर रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। सो दिस इज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे हम इस इफेक्ट से देखते हैं कि अगर हम किसी भी वायर में, सपोज एक कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वो कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि अगर हम उस कॉइल में करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर विच इज वाउंड around a magnetic material is called electromagnet. And electromagnets are temporary magnets. They lose their magnetism when the flow of the current stops. तो करंट जब उस मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने रोक दिया, फ्लो कराना बंद कर दिया, तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द करंट। अगर हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर बाउंड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स, वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, तब भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज कर जाएगी। तो करंट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिज्म।
और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे सोलेनॉइड। तो यहाँ पे इस टाइप का एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स ये एक वायर है। यहाँ पे एक साइड से ये करंट फ्लो करा रहे हैं और दूसरी साइड से ये करंट आउट हो रही है, ये इस तरीके से। यहाँ पे स्प्रिंग टाइप का एक ये स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ टर्न्स इससे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया तो ये जो कॉइल है, ये जो सोलेनॉइड है, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये यहाँ पे सराउंडिंग में फील्ड्स जनरेट होंगे। यहाँ पे सेंटर पे फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से। तो एक पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक पोल यहाँ पर साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसका यूजेस देखते हैं कि इसका यूजेस क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर, टेलीविजन सेट्स, फैन, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो यहाँ पे इसका यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन टू लिफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। लाउड स्पीकर में, टेलीविजन सेट में, फैन में, क्रेन में, इस सारी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। एमआरआई मशीन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। एमआरआई मशीन हॉस्पिटल्स में जनरली यहाँ पे इसका यूज है। हॉर्स शू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक डोरबेल। तो इलेक्ट्रिक डोरबेल में इसका यूज है। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। बैटरी लगी हुई है, आयरन की स्ट्रिप, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये हैमर है, दिस इज द गोंग, और ये एक कॉइल है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर है, उस पर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ये वायर के हैं। तो ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। द इलेक्ट्रिक बेल इन हाउस, ऑफिसेस, स्कूल्स एंड फायर अलार्म्स आर वन ऑफ द कॉमनली यूज डिवाइसेस दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बेल में होता है, जनरली हाउसेस में, ऑफिसेस, स्कूल, फायर अलार्म यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक कॉइल है ऑफ वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन पीस। तो सॉफ्ट आयरन पीस में कॉइल रैप्ड होती है विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर, यहाँ पे ये आयरन स्ट्रिप है और यहाँ पे इससे एक हैमर अटैच होता है, प्लेस्ड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ए कॉन्टैक्ट स्क्रू इज केप्ट नियर द आयरन स्ट्रिप। यहाँ पे आयरन स्ट्रिप के पास में एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है। When the iron strip is in contact with the contact screw, the current passes through the coil, which becomes an electromagnet. जब हमने यहाँ पे स्विच को कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट पूरा क्लोज्ड हो गया, और जब ये सर्किट क्लोज्ड हो गया तो यहाँ पर ये अब ये कॉइल है ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगी और करंट कैरिंग वायर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब ये करंट यहाँ पे फ्लो होने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो क्या होगा, कॉइल पुल्स द स्ट्रिप एंड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप हिट्स द गोंग टू मेक ए साउंड। तो ये इसको पुल करेगा और जब ये इसको पुल करेगा तो ये हैमर भी गोंग की तरफ आएगा, और जब ये हैमर गोंग को हिट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। वंस द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड आयरन स्ट्रिप ब्रेक्स। तो जब ये इसको हिट करने लगा, साउंड प्रोड्यूस करने लगा, तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू जो है वो मेटल स्ट्रिप से कॉन्टैक्ट इसका ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो इस कॉइल में करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, और जब ये करंट फ्लो करना यहाँ पे स्टॉप हो गया तो फिर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट या जो इसका मैग्नेटिज्म है वो लूज कर जाएगा। कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड नो लॉन्गर अट्रैक्ट द मेटल अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप। जब इसका मैग्नेटिज्म लूज कर गया तो ये फिर इसको अट्रैक्ट करना बंद कर देगा, फिर ये साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट हट गया गोंग से हैमर का। तो इस तरीके से ये इसकी
वर्किंग है। कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन मेक कॉन्टैक्ट विद द आयरन स्ट्रिप एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। तो जब ये यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया, फिर से क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होने लगी, क्योंकि अब सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड। तो जब ये करंट फ्लो होने लगा, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और फिर ये हैमर को अट्रैक्ट करेगा, और जब ये हैमर को अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर गोंग को हिट करेगा, और फिर से साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अब ये हैमर इस गोंग को हिट करने लगा। ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, हैमर रिपीटेडली हिट्स द गोंग एंड प्रोड्यूसेस द रिंगिंग साउंड। तो इस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल एंड द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बेल. So I hope you understood the explanation. Thank you.